हाय गाइस, जैसे कि आपको पता है कल मैंने आपको आरबीएससी बुक क्लास 6 के ज्योग्राफी में से चैप्टर 4 ग्लोब पढ़ाया था। आज उसको आगे देखेंगे। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये केंद्र प्रसारक बल और अपकेंद्रीय बल, इसके बारे में हम अपन ने देख लिया था, और केंद्राभिमुख बल के बारे में हमने देख लिया था। अब आगे है ग्लोब क्या है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि ग्लोब क्या है। ग्लोब पृथ्वी का एक लघु प्रतिरूप है। तो ग्लोब क्या है, मेरे साथ बोलिए। ग्लोब पृथ्वी का एक लघु प्रतिरूप है। क्या है? प्रतिरूप। किसका प्रतिरूप? पृथ्वी का। पृथ्वी के विभिन्न भौतिक प्रतिरूपों, महाद्वीपों, महासागरों, विभिन्न देशों, द्वीपों आदि की आकृति, स्थिति, उनकी दिशा आदि को समतल कागज पर बनाए गए मानचित्र की अपेक्षा हम ग्लोब पर ज्यादा सही रूप में दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है पृथ्वी के विभिन्न भौतिक प्रतिरूप। तो क्वेश्चन भी बन सकता है कि पृथ्वी के विभिन्न भौतिक, हाँ, तो ग्लोब किसका लघु प्रतिरूप है? पृथ्वी का। ठीक है, ये एक क्वेश्चन बन सकता है कि पृथ्वी का लघु रूप, तो आप बोलोगे ग्लोब। फिर उसके लघु प्रतिरूप, तो आप बोलोगे ग्लोब। उसके आगे क्वेश्चन बन सकता है कि पृथ्वी के भौतिक रूपों में से निम्न में से कौन कौन से आते हैं। तो इसमें आप बता सकते हैं जैसे महाद्वीप आते हैं, महासागर आते हैं, विभिन्न देश आते हैं, द्वीप, ये सभी क्या है? पृथ्वी के विभिन्न भौतिक स्वरूप है। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, इन सबको अगर अपन बनाना चाहे किसी समतल कागज पर, किस किस को, जैसे महाद्वीप को, महासागर को, विभिन्न देशों को या द्वीपों को, इन सब की आकृति अगर अपन समतल कागज पर बनाना चाहे तो वो मानचित्र की अपेक्षा ग्लोब पर ज्यादा सही तरीके से अपन दर्शा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और बन सकता है कि पृथ्वी के भौतिक स्वरूपों को किस पे अपेक्षाकृत ज्यादा सही तरीके से दर्शाया जा सकता है, मानचित्र पे या फिर ग्लोब पे। तो आपका आंसर होगा इसमें ग्लोब पे। इसलिए ग्लोब पर बने मानचित्र ही बिल्कुल सही मानचित्र होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, किस पर बने मानचित्र बिल्कुल सही मानचित्र होते हैं? ग्लोब पर बने मानचित्र बिल्कुल सही मानचित्र होते हैं। विश्व के मानचित्र एवं ग्लोब की आपस में तुलना। जैसा कि आपको पता है, कल हमने पढ़ा था कि पृथ्वी का अक्ष तथा कक्ष क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पृथ्वी का अक्ष क्या होता है। जब हम ग्लोब को देखते हैं तो पाते हैं कि ये इसमें पृथ्वी सीधी होने के बजाय हमें एक तरफ झुकी हुई नजर आती है। जब ग्लोब को देखोगे तो पृथ्वी अपन को कैसी दिखाई देगी? सीधी ना होते हुए एक तरफ झुकी हुई दिखाई देती है। जब आप देखेंगे कि यह किस प्रकार झुकी हुई है तो आपको पता चलेगा कि ग्लोब के स्टैंड पर एक कील है जो कि ग्लोब के भीतर से उसके आर पार हो रही है। यानी कि ग्लोब को जब अपन ध्यान से देखते हैं तो हमें क्या दिखा देगा कि ग्लोब के बीच में एक कील है जो कि ग्लोब के भीतर आर पार हो रही है। उसी की सहायता से ग्लोब झुका हुआ है और उसी लाइन की सहायता से ग्लोब क्या है? झुका हुआ है। इसी कील को हम क्या कहेंगे? अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्लोब का अक्ष। इसी अक्ष पर हम ग्लोब को स्वतंत्र रूप से घुमा सकते हैं और उसी अक्ष पर ही हम ग्लोब को स्वतंत्र रूप से घुमा सकते हैं। इसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी हमारे अक्ष पर पश्चिम से पूरब दिशा की ओर घूमती है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा की ओर घूमती है? तो आंसर आएगा पश्चिम दिशा से। कौन सी दिशा से? पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। पृथ्वी का अक्ष अपने परिक्रमण तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। एक क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि पृथ्वी का अक्ष अपने परिक्रमण तल से कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। बोलिए मेरे साथ, पृथ्वी का अक्ष अपने परिक्रमण तल से कितने डिग्री का कोण बनाता है? परिक्रमण तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। अर्थात पृथ्वी के घूर्णन करने का अक्ष उसके परिक्रमण कक्ष पर झुका हुआ है। यानी जो पृथ्वी है वो जो घूर्णन करता है तो
वो अक्ष उसका परिक्रमण कक्ष पर झुका हुआ है, जो कि आगे के चित्र से आपको स्पष्ट हो जाएगा। ये जो चित्र दे रखा है इसको आप ध्यान से देख सकते हैं। ये पृथ्वी का नमूना ग्लोब कह सकते हैं इसको हम, जिसको आप ऐसे देख सकते हैं। ये देखिए, इसमें ये है आपका पृथ्वी, ठीक है, और ये है, जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा है, ये किसका नमूना है, तो ये पृथ्वी का एक नमूना दे रखा है, ठीक है, जिसमें ये है आपका उत्तरी ध्रुव और नीचे की तरफ ये है आपका दक्षिणी ध्रुव। और जो ये बीच में से जो ये लाइन जा रही है, ये क्या है, ये है आपका अक्ष। जो बीच में से एक लाइन की बात कर रही थी ना मैं, ये है इसका अक्ष। और ये जो एक लाइन जा रही है, ये क्या है, ये है कक्ष। तो ये पृथ्वी की कक्ष से पृथ्वी का जो अक्ष है वो कितने डिग्री झुकी हुई है, तो यहाँ पे दिखा दे रहा है आपको 66.5। कितने डिग्री दिखा दे रहा है आपको, 66.5, ठीक है। यहाँ पे एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कितना होता है। तो अक्षीय झुकाव यहाँ पे आपको दिख रहा है, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कितना होता है, 23.5 डिग्री। कितना होता है, 23.5 डिग्री, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन को भी मेरे साथ बोलिए, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कितने डिग्री होता है, 23.5 डिग्री होता है। कितने डिग्री होता है। अब आगे है अक्षांश। पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से भूगोल वेत्ताओं ने कुछ लेटी हुई तथा कुछ खड़ी रेखाओं की रचना की है। इन्हीं रेखाओं में से पृथ्वी पर आड़ी लेटी हुई पूर्व से पश्चिम रेखा, जो कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, उसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा नाम दिया गया है। इस प्रकार विषुवत रेखा वह रेखा है जो पृथ्वी को उत्तर तथा दक्षिण दो बराबर भागों में विभाजित करती है। तो यहाँ पे आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उस रेखा का नाम बताइए जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है, उत्तरी और दक्षिणी। तो आपका आंसर होगा विषुवत रेखा। आपका आंसर क्या होगा, विषुवत रेखा। और एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि पृथ्वी पर आड़ी लेटी हुई रेखाओं को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है अक्षांश। क्या कहा जाता है, अक्षांश। अक्षांश रेखा कहा जाता है, ठीक है, जो कि कहां से कहां लेटी हुई है, किस दिशा से किस दिशा, तो पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा। आपको अभी मैं चित्र से दिखाती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मान लीजिए ये आपका है पृथ्वी, और ये एकदम बीच में से जो लाइन जा रही है 0 डिग्री है ना, ये 0 डिग्री का जो लाइन जा रही है, ये क्या है आपका विषुवत रेखा। क्या है ये आपका विषुवत रेखा। ये ऊपर वाला उत्तरी हिस्सा है और नीचे वाला दक्षिणी हिस्सा है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया था कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में उत्तर और दक्षिण दिशा में बांटने वाली रेखा का नाम, तो आपका आंसर होगा विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा का ही दूसरा नाम क्या है, भूमध्य रेखा। क्या नाम है, भूमध्य रेखा। क्या नाम है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। अब ये जो पूर्व दिशा, ये कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा। ये कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा। तो इस पूर्व दिशा से जो ये आड़ी लाइनें पश्चिम की ओर भूगोल वेत्ताओं ने मान रखा है, इन लाइनों को ही क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन्हें अक्षांशीय रेखा कहा जाता है। तो आगे देखिए, विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित भाग को क्या कहते हैं, विषुवत रेखा के उत्तर में विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण में स्थित भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया था। इसी भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की तरफ स्थित किसी भी स्थान की कोणीय स्थिति को क्या कहोगे, अक्षांश कहते हैं। जो भूमध्य रेखा है उसके उत्तर या दक्षिण में स्थित किसी भी स्थान को क्या कहा जाएगा, उसके उस स्थान को कोणीय स्थिति को अक्षांश कहा जाएगा। उत्तर दक्षिण
में विभाजन की दृष्टि से कुल 180 अक्षांश होते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कुल अक्षांश की संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना है 180। समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा। समान अक्षांश को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। इस प्रकार सभी अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा के समांतर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। क्वेश्चन बन सकता है कि जितने भी अक्षांश रेखाएं हैं वो किस प्रकार और किस दिशा से किस दिशा में खींची जा सकती है, तो आपका जवाब होगा कि ये विषुवत रेखा के समांतर पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती है। विषुवत रेखा के समांतर पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती है। विषुवत रेखा से उत्तर तथा दक्षिण की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई में कमी आती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट। विषुवत रेखा से जैसे जैसे हम उत्तर दिशा की तरफ जाएंगे या दक्षिण दिशा की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? अक्षांशों की लंबाई में कमी आएगी। अक्षांशों की लंबाई में क्या आएगी? कमी आएगी। उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव तो बिंदु है, मतलब जो एकदम उत्तरी वाला जो अक्षांश है और एकदम दक्षिणी वाला जो अक्षांश है वो किस रूप में है? बिंदु के रूप में। किस रूप में है? बिंदु के रूप में। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव तथा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है पृथ्वी, तो पृथ्वी के ये है उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिण ध्रुव। तो यहाँ पे आते आते जो अक्षांश है उत्तरी ध्रुव में और दक्षिणी ध्रुव में ये बिंदुवत रह जाती है। तो ये 90 डिग्री तक, यहाँ पे 90 डिग्री होगा। कितने डिग्री का होगा? यहाँ पे 90 डिग्री, और नीचे भी कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री। ये दोनों ही जो उत्तरीतम बिंदु है और जो दक्षिणतम बिंदु है वो क्या कहलाएंगे? 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहलाएंगे। आगे देखेंगे प्रमुख अक्षांश वृत्त। प्रमुख अक्षांश वृत्त। विषुवत रेखा को हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। कर्क और मकर रेखाओं के मध्य के भाग को उष्ण कटिबंध कहते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि जो ये पृथ्वी है और ये जो विषुवत रेखा है तो इसके ऊपर एक और लाइन जाती है और इसके नीचे एक और लाइन जा रही है। ये तो है 0 डिग्री। क्या है ये? 0 डिग्री, जो कि विषुवत रेखा है या भूमध्यवर्ती रेखा है। और इसके ऊपर जो ये 23.5 डिग्री का है इसको क्या कहेंगे? कर्क रेखा। क्या कहेंगे इसको? कर्क रेखा। और जो ये नीचे 23.5 डिग्री का है, ऊपर जो ये 23.5 डिग्री का है और नीचे जो ये 23.5 डिग्री का है इसको कहेंगे मकर रेखा। क्या कहेंगे इसको? मकर रेखा। ठीक है, तो इनके बीच की जो ये जगह है, ये विषुवत रेखा से ऊपर कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे और विषुवत रेखा से नीचे मकर रेखा 23.5 डिग्री पे, और इनके बीच की जो ये जगह है इस प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रदेश को उष्ण कटिबंधीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? उष्ण कटिबंधीय नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे उसको क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसको उष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है ना। अब आता है तथा मकर रेखा से अटलांटिक व्रत 66.5 डिग्री और तथा जो ये कर्क रेखा है उससे आर्कटिक व्रत 66.5 डिग्री उत्तर, और जो मकर रेखा से आर्कटिक व्रत है वो 66.5 डिग्री दक्षिण के मध्य स्थित भूभाग को क्रमशः उत्तरी एवं दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, उत्तरी कटिबंध और दक्षिणी उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। ये ताप कटिबंध है। इनकी जानकारी हम अगले अध्याय में विस्तार से प्राप्त करेंगे। तो एक बार फिर देखिए आप इसमें, जैसे ये पृथ्वी है तो ये पृथ्वी के बीच में ये क्या है? 0 डिग्री पे आपका विषुवत रेखा। क्या है ये? विषुवत रेखा। इसके ऊपर क्या है? ये आपका कर्क रेखा। कितने डिग्री पे? 66.5 डिग्री पे। ठीक है, और ये नीचे क्या है आपका? मकर रेखा, जो कितने डिग्री पे है? ये भी 23.5 डिग्री। सॉरी, ये कर्क रेखा कितने डिग्री पे है? 23.5 डिग्री। और मकर रेखा भी कितने डिग्री पे है? ये भी आपके 23.5 डिग्री। लेकिन ये उत्तरी अक्षांश पे है और ये दक्षिणी अक्षांश पे है। ठीक है, अब इससे भी ऊपर कर्क रेखा से ऊपर अगर अपन जाएंगे तो यहाँ पे
आर्कटिक व्रत आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? आर्कटिक व्रत। क्या आएगा यहाँ पे? आर्कटिक व्रत, जो कि कितने डिग्री का होता है? तो साढ़े 66 डिग्री का। कितने डिग्री का होगा ये आपका? साढ़े 66 डिग्री का। ठीक है। और नीचे की तरफ मकर रेखा से नीचे जाओगे तो यहाँ पे भी साढ़े 66 डिग्री पे जो लाइन है वो क्या कहलाएगा आपका? वो कहलाएगा आपका अंटार्कटिक। क्या कहलाएगा वो? अंटार्कटिक व्रत। क्या कहलाएगा? अंटार्कटिक व्रत। तो जैसा कि आपको पता है, विषुवत रेखा के ऊपर से कर्क रेखा और विषुवत रेखा से नीचे मकर रेखा, इनके बीच के जो क्षेत्र होगा इसको उष्ण कटिबंध कहते हैं। और ऐसे ही जो ये कर्क रेखा से ऊपर जो आपका आर्कटिक है और जो मकर रेखा से नीचे आपका अटलांटिक है, इसको क्या कहेंगे? शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहेंगे इसको? शीतोष्ण कटिबंध। ऊपर वाले हिस्से को कर्क रेखा से लेकर आर्कटिक व्रत के बीच के क्षेत्र को उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे और मकर रेखा से अंटार्कटिक व्रत तक के क्षेत्र को क्या कहेंगे? दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे। क्लियर है? जो मैंने आपको बताया वो आप इस चित्र में देख सकते हैं। जैसा कि इसमें दे रखा है, ये है पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी। और ये 0 डिग्री पे जो जा रहा है वो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, और उसके ऊपर 23.5 डिग्री पे जो जा रहा है वो कर्क रेखा, और उसके नीचे 23.5 डिग्री पे जो जा रहा है वो मकर रेखा, और ये है आपका उष्ण कटिबंध। क्या है इसका नाम? उष्ण कटिबंध। और कर्क रेखा से ऊपर जो लाइन जा रही है ये 66.5 डिग्री पे, इसको आर्कटिक रेखा कहते हैं। और मकर रेखा से नीचे जो लाइन जा रही है 66.5 डिग्री पे, तो ये है आपका अंटार्कटिक रेखा। और ये जो कर्क रेखा से लेकर आर्कटिक रेखा है, इसके बीच के क्षेत्र को शीतोष्ण प्रदेश कहते हैं। और मकर रेखा से अंटार्कटिक रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है। आगे देखिए, अब आती है आपकी देशांतर रेखाएं। देशांतर एवं उनके देशांतर रेखाएं। ठीक है। पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जो लंबवत खड़ी रेखा जिसे मध्य भाग से खींची जाती है उसे 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है। इसको प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। इस प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व पश्चिम में स्थित किसी भी स्थान की कोणीय स्थिति को देशांतर कहलाती है। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? क्वेश्चन बन सकता है। देशांतरों की कुल संख्या 360 होती है। समान देशांतरों को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। यह रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची जाती है। तो एक और क्वेश्चन बन सकता है, कौन सी रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची जाती है? तो देशांतरीय रेखाएं खींची जाती है। ठीक है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को मानक या ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? 0 डिग्री देशांतर रेखा को मानक या ग्रीनविच रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मानक या ग्रीनविच रेखा कहते हैं। जो कहां से गुजरती है? तो इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। तो ये जो ग्रीनविच रेखा है या मानक रेखा है, ये कहां से होकर गुजरती है? तो ये इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। कहां से गुजरती है? इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। इस रेखा के पश्चिम में स्थित 180 डिग्री देशांतर तक पश्चिमी देशांतर तथा पूर्व में स्थित 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं स्थित होती है। यानी कि टोटल देशांतर रेखाएं कितनी बताई गई है आपको? टोटल देशांतर रेखा 360 बताई गई है, जो पूर्व में स्थित 180 डिग्री और इसके पश्चिम में स्थित 180 डिग्री। देखिए, मैं चित्र के माध्यम से आपको बता रही हूँ। जैसे ये पृथ्वी है ना, ये है उत्तरी ध्रुव ऊपर की तरफ, ये है दक्षिणी ध्रुव। अब इन दोनों के जो ये बीच में से जो ये लाइन आ रही है, तो इसको क्या कहेंगे आप? इसको आप कहेंगे देशांतर रेखा, जो ऊपर से नीचे की ओर खींची जाती है। और 0 डिग्री जो ये रेखा है, देशांतर रेखा,
इसको क्या कहेंगे, इस खड़ी लाइन को देशांतर रेखा कहेंगे। 0 डिग्री देशांतर रेखा को मानक या ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। और ये कहाँ से गुजरती है, तो ये इंग्लैंड के, कहाँ से गुजरती है, ये इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। और इसकी संख्या टोटल कितनी है, तो इसकी टोटल संख्या है 360 डिग्री। और ये पूर्वी क्षेत्र में 180 डिग्री है इसका, और इसका पश्चिमी क्षेत्र में कितना है, 180 डिग्री है। ठीक है, तो अब आपको देशांतर रेखा समझ में आ गया होगा। इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसकी संख्या कितनी है, और इसके अलावा 0 डिग्री देशांतर कौन से शहर से होकर गुजरती है, तो इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। तो इसके आगे के चैप्टर को अपन, इसके आगे के जो बचा हुआ चैप्टर है उसको अगले वीडियो में देखेंगे। और आपको जो जो मैंने क्वेश्चन इसमें से बताए हैं उसको रिपीट कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उस पर लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए।